हेलो स्टूडेंट, एमएसडी क्लासेस में आप सभी का मोस्ट वेलकम है। स्टूडेंट, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। इससे पहले की जो हमारी वीडियो थी उसमें हमने डिस्कस करा था हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, यानी हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत। ठीक है, आज का जो हमारा लेक्चर होगा श्रोडिंगर वेव इक्वेशन या श्रोडिंगर तरंग समीकरण। ठीक है, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को समझने से पहले हमें कुछ की पॉइंट समझने होंगे, तभी जाके हमें ये इक्वेशन समझ में आएगी। ठीक है, परमाणु की संरचना को समझाने के लिए विभिन्न प्रकार के साइंटिस्ट हुए। उनमें से एक हमारे साइंटिस्ट थे नील बोर। कौन थे? नील बोर। और नील्स बोर का परमाणु जो सिद्धांत है, उस सिद्धांत के अनुसार क्या होता है बच्चों, एक परमाणु जो है, परमाणु का एक नाभिक होता है, या परमाणु का क्या होता है, एक न्यूक्लियस होता है। क्या होता है? परमाणु का एक न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस के अराउंड या न्यूक्लियस के चारों ओर विभिन्न प्रकार की वृत्तीय कक्षाएं होती है। क्या होती है? नाभिक के चारों ओर विभिन्न प्रकार की वृत्तीय कक्षाएं होती है, और जिनमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, जिनमें इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? घूमते हैं। माना क्या है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, इस साइड इलेक्ट्रॉन है, इस साइड इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, ठीक है, ये था किसका? नील्स बोर का परमाणु सिद्धांत। नील्स बोर के परमाणु सिद्धांत के अनुसार क्या कहा गया कि परमाणु का एक नाभिक होता है, और नाभिक के चारों ओर विभिन्न प्रकार की थ्री डायमेंशनल जो क्या होती है, स्पेस होता है, या विभिन्न प्रकार की वृत्तीय कक्षाएं होती है। ठीक है ना, और उनमें क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। ठीक है ना, जैसे ये इलेक्ट्रॉन है, ये इस प्रकार घूमेगा, यहाँ का इलेक्ट्रॉन इस प्रकार घूमेगा। ठीक, उसके बाद साइंटिस्ट हुए डी ब्रोई। कौन हुए? डी ब्रोई या डी ब्रोगली। और डी ब्रोगली ने कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कौन? इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन में पार्टिकल नेचर तो होता ही होता है, साथ ही साथ इलेक्ट्रॉन्स में कौन सा नेचर होता है? वेव नेचर भी होता है। ठीक है ना, और जब इलेक्ट्रॉन में वेव नेचर होगा तो इलेक्ट्रॉन की क्या है, कोई निश्चित पोजीशन नहीं होगी। क्या नहीं होगी? इलेक्ट्रॉन की कुछ निश्चित पोजीशन नहीं होगी, क्योंकि वेव है, और वेव क्या है, हम वेव को डिटरमाइन नहीं कर सकते कि वेव अभी कहां पर है। ठीक है ना, और उसके बाद एक साइंटिस्ट हुए हाइजेनबर्ग। ठीक है ना, हाइजेनबर्ग ने क्या कहा कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स के समान जितने भी मूविंग पार्टिकल्स होते हैं, माइक्रोस्कोपिक जो मूविंग पार्टिकल्स होते हैं, उनकी यदि हम पोजीशन देखें, और यदि हम उनकी पोजीशन देखें, और पोजीशन के साथ साथ हम क्या है, उनकी स्थिति, जो उनकी पोजीशन होती है, स्थिति, उसका एक साथ हम क्या नहीं कर सकते? डिटरमाइन नहीं कर सकते। यानी किसी गतिशील कण की स्थिति तथा उसका जो मोमेंटम होता है, उन दोनों को हम एक साथ डिटरमाइन नहीं कर सकते। ठीक है ना, तो यानी हाइजेनबर्ग और डी ब्रोई की समीकरण या डी ब्रोई हाइपोथेसिस और हाइजेनबर्ग का जो अनिश्चितता का सिद्धांत है, उन दोनों को आधार मानकर एक साइंटिस्ट हुए इरविन श्रोडिंगर। कौन हुए? इरविन श्रोडिंगर। और इरविन श्रोडिंगर ने हाइपोथेसिस ऑफ डी ब्रोई और अनसर्टेनिटी ऑफ प्रिंसिपल हाइजेनबर्ग, हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता का सिद्धांत और डी ब्रोई के समीकरण को या डी ब्रोई के हाइपोथेसिस को आधार मानकर एक क्या दी, एक बात कही, और उन्होंने कहा इलेक्ट्रॉन न तो इसके चारों ओर किसी वृत्तीय कक्षा में फिक्स है। उन्होंने कहा, किसने? श्रोडिंगर ने। उन्होंने कहा किसी परमाणु के नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉनों के पाए जाने की संभावना होती है। क्या होती है? संभावना। ठीक है ना, उन्होंने कहा था कि माना क्या है, कोई भी एटम है, और उस एटम का ये न्यूक्लियस है। ठीक है ना,
और न्यूक्लियस के चारों ओर उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉनों की यहाँ पे क्या होगी, माना ये इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों के पाए जाने की संभावना होगी, क्या होगी, संभावना होगी, यानी प्रोबेबिलिटी होगी इलेक्ट्रॉन की। उन्होंने फिक्स नहीं कहा कि इलेक्ट्रॉन इस पर्टिकुलर किसमें होगा, पर्टिकुलर ऑर्बिट में होगा, उन्होंने ये नहीं कहा। उन्होंने कहा कि कोई भी एटम्स है और एटम के चारों ओर इलेक्ट्रॉन कहीं पे भी हो सकता है, यानी उन्होंने इलेक्ट्रॉन को क्या कहा कि वह किसी भी परमाणु के नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉनों के पाए जाने की संभावना पर जोर दिया था, किसने, श्रोडिंगर ने, ठीक है ना। तो उन्होंने कहा, क्या कहा कि कोई परमाणु का नाभिक है और नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन क्या है, उनकी प्रोबेबिलिटी जहां पे सबसे ज्यादा होगी उसी को उन्होंने क्या कहा था, ऑर्बिटल कहा था, क्या कहा था, ऑर्बिटल, ठीक है। अब देखो जरूरी नहीं है कि इलेक्ट्रॉन्स क्या है, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे भी हो सकता है, ठीक है ना, और यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, ठीक है ना। हालांकि उन्होंने एक बात कही थी कि इलेक्ट्रॉन जो है वो नाभिक के या न्यूक्लियस के अराउंड ज्यादा होगी, यानी यहाँ पर न्यूक्लियस के पाए जाने की संभावना क्या होगी, ज्यादा होगी एज कंपेयर टू बाहर, यानी बाहर नाभिक के बाहर जो है इलेक्ट्रॉन कम पाए जाएंगे, जबकि नाभिक के समीप इलेक्ट्रॉन ज्यादा पाएंगे, ठीक है ना। अब उन्होंने क्या कहा कि इस समीकरण को, यानी श्रोडिंगर ने क्या कहा कि कोई हमारा एटम है, क्या है, कोई हमारा एटम है और उस एटम के चारों ओर, उस एटम का न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के चारों ओर जो इलेक्ट्रॉनों के पाए जाने की संभावना है, ठीक है, तो उन इलेक्ट्रॉनों के लिए उन्होंने एक इक्वेशन दी, ठीक है ना, उसे कहते हैं श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। क्या दी, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। वो वेव इक्वेशन है क्या है, देखो जरा ध्यान से, वेव इक्वेशन है डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर m अपॉन h स्क्वायर इंटू e माइनस v साई बराबर 0, ठीक है ना। ये वेव इक्वेशन दी थी श्रोडिंगर ने, ठीक है ना। अब देखो इसे ध्यान से, इस इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं, इन सभी को हम मानेंगे लैप्लासियन ऑपरेटर प्लस 8 पाई स्क्वायर m अपॉन h स्क्वायर इंटू e माइनस v साई 0, ठीक है ना। ये इस इक्वेशन को भी क्या कहते हैं, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, ठीक है। यदि हम बात करें यहाँ पर जो ये x है, y है, z है, ठीक है ना, तो x y एंड z, ठीक है, वेयर x y z क्या होंगे, हमारे एक्सेस होंगे, यानी 3 हमारे क्या है, ये एक्सेस है, ये क्या है हमारे 3 एक्सेस है, ठीक है, y एक्सेस, z एक्सेस, y एक्सेस एंड x एक्सेस, 3 हमारे क्या होंगे, एक्सेस होंगे, ठीक है ना। यदि हम बात करें यहाँ पे किसकी, यहाँ पे यदि हम बात करें E की, किसकी, E की, तो E बराबर क्या होगा, टोटल एनर्जी, किसकी, उस इलेक्ट्रॉन्स की टोटल एनर्जी। यदि बात करें इस H की, तो H बराबर क्या होगा, H बराबर होगा प्लैंक कांस्टेंट, ठीक है ना, प्लैंक कांस्टेंट, ठीक है ना, उसकी वैल्यू मैंने प्रीवियस वीडियोस में बता रखी है, ठीक है। यदि बात करें यहाँ पे इस V की, तो V बराबर क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी, या इसे कहते हैं स्थितिज एनर्जी, क्या कहते हैं, स्थितिज ऊर्जा या पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। और एक चीज है यहाँ पे, ये बार बार आ रहा है, इसे कहते हैं साई, क्या कहते हैं, साई, ठीक है, या देखो जरा इसकी PSI, ठीक है, और इसे क्या कहते हैं, साई, ठीक है। और साई बराबर क्या होगा यहाँ पे
स्टेट फंक्शन क्या होगा, स्टेट फंक्शन, स्टेट फंक्शन, या इसे हम क्या कह सकते हैं, वेव फंक्शन। क्या कह सकते हैं, वेव फंक्शन, वेव फंक्शन। और जो यहाँ पे क्या है, ये क्या है हमारा, लैप्लेसियन कांस्टेंट, ठीक है, ऑपरेटर, सॉरी क्या है, लैप्लेसियन ऑपरेटर, ठीक है। यदि यहाँ पे ऑपरेटर एक वर्ड आ रहा है, क्या आ रहा है, ऑपरेटर, ठीक है। ऑपरेटर, यदि यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है, ऑपरेटर को समझना है, समझने से पहले आप इस इक्वेशंस को क्या कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं। एक बार श्रोडिंगर वेव इक्वेशंस को ढंग से समझ लो। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन जो है, किसी भी इलेक्ट्रॉन्स की जो स्थिति है कि इलेक्ट्रॉन्स कहां पे पाया जाता है, क्या इलेक्ट्रॉन्स की स्थिति फिक्स है, क्या इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट में ही घूमता है, तो ऐसा बताया था किसने, बोर्स ने। लेकिन श्रोडिंगर ने कहा था कि इलेक्ट्रॉन्स नाभिक के चारों ओर कहीं पे ऐसा नहीं कि फिक्स पाया जाएगा, ठीक है ना, नाभिक के चारों ओर जहां पर इलेक्ट्रॉन्स सबसे ज्यादा पाए जाएगा, यानी जहां पे इलेक्ट्रॉन्स के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी, उस पर फोकस किया था किसने, श्रोडिंगर ने। और इसके लिए उन्होंने एक इक्वेशन दी थी जिसे हम कहते हैं श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। और श्रोडिंगर वेव इक्वेशन क्या है, डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल वाई स्क्वायर, ठीक, प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल जेड स्क्वायर, ठीक है, dz स्क्वायर, प्लस 8 पाई स्क्वायर m अपॉन h स्क्वायर इनटू e माइनस v, ठीक है ना, और ठीक है साइन बराबर 0, ठीक है। इन तीनों को मैंने यहाँ पे क्या है, लैप्लेसियन ऑपरेटर मान लिया, प्लस 8 पाई स्क्वायर m अपॉन h स्क्वायर e माइनस v साइन इक्वल टू 0, वेयर ये क्या है, लैप्लेसियन ऑपरेटर है। 8 पाई स्क्वायर m अपॉन h स्क्वायर, h क्या है, h यहाँ पे प्लैंक कांस्टेंट है, m क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, e क्या है, e हमारी टोटल एनर्जी है, ठीक है ना, यानी टोटल एनर्जी कैसे, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, और v क्या है यहाँ पे, पोटेंशियल एनर्जी, और साई क्या है हमारा, स्टेट फंक्शन, या उसे हम क्या कहते हैं, वेव फंक्शन, ठीक है। दो चीजें आई बच्चों, एक आई यहाँ पे स्टेट फंक्शन और एक आया यहाँ पे ऑपरेटर, क्या आया, ऑपरेटर, ठीक है। इन्हें समझते हैं, ध्यान से सुनना। ऑपरेटर, ऑपरेटर क्या होता है, ऑपरेटर एक मैथमेटिकल जो है यानी गणितीय मान होता है ऑपरेटर, ठीक है ना। ऑपरेटर माना कोई भी, मैंने यहाँ पे क्या लगा दिया, अंडर रूट, ठीक है, अंडर रूट को एक ऑपरेटर मान सकते हैं, ठीक है ना। ऑपरेटर क्या होता है, ऑपरेटर एक ऐसा मैथमेटिकल जो हमारा क्या हो सकता है, मैं गणितीय मान है, जो यदि वो क्या है, सिंगल है, किसी के साथ वो जुड़ा नहीं है, तो इसका क्या है, खुद में कोई इसकी पहचान नहीं होती है। यानी यदि मैं बात करूं इस अंडर रूट की, तो इसमें इसकी क्या है, खुद में कोई पहचान नहीं। यदि मैं यहाँ पे लगा दूं इसे, तो इसका कुछ मान नहीं होता, यानी जिसका स्वयं में कोई क्या ना हो, मान ना हो। लेकिन यदि ये किसी के साथ जुड़ गया, तो वो उसके मान को परिवर्तित कर देता है। इस प्रकार का जो मैथमेटिक्स जो हमारा क्या होता है, मैथमेटिकली जो होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, ऑपरेटर कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑपरेटर, ठीक है। माना यहाँ पे मैंने अंडर रूट 16 लगा दिया, तो इसका मान कितना आएगा, 4, कितना आएगा, 4। तो देखो, यदि पहले ये सिंगल अंडर रूट था, तो इसकी कोई भी वैल्यू नहीं थी, लेकिन जैसे मैंने अंडर रूट 16 लगाया, तो उसका मान कितना आया, 4। तो इस प्रकार की जो गणितीय वैल्यू होती है, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, ऑपरेटर। ऑपरेटर एक ऐसा गणितीय मान है या ऐसा मैथमेटिकल वैल्यू है
जिसका स्वयं में कोई क्या नहीं होता भाई, स्वयं में कोई फंक्शन नहीं होता है, ठीक है ना। यदि हम उसे सिंगल लिखे तो उसका कोई भी क्या नहीं है भाई, वजूद नहीं है। लेकिन किसी अदर के साथ लगने पर, किसी अदर के साथ जुड़ने पर या इसके नीचे कोई भी मान लिखने पर हम उसके मान को परिवर्तित कर देता है। इस प्रकार की जो मैथमेटिकल वैल्यू होती है उन्हीं को हम क्या कहते हैं, ऑपरेटर। क्या कहते हैं, ऑपरेटर, ठीक है, ऑपरेटर। इसके बाद एक यहाँ पे आया स्टेट फंक्शन, या उसी को हम क्या कहते हैं, स्टेट फंक्शन, या एक आया वेव फंक्शन। क्या है, वेव फंक्शन। वेव फंक्शन जिसे मैं डिनोट कर रहा था साई से, किससे, साई से, या इसे ऐसा लिखते हैं PSI, ठीक है ना। ध्यान से देखना कि ये स्टेट फंक्शन या वेव फंक्शन होता क्या है, ठीक है। नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन्स है और उस इलेक्ट्रॉन्स के बारे में जो जानकारी देता है, ठीक है ना, यानी इलेक्ट्रॉन्स के लिए इलेक्ट्रॉन्स की जानकारी जो देता है उसी को हम क्या कहते हैं, वेव फंक्शन कहते हैं, या पाथ फंक्शन कहते, सॉरी वेव फंक्शन, या हम उसे क्या कहते हैं, स्टेट फंक्शन कहते हैं। यानी इलेक्ट्रॉन्स की जानकारी देने के लिए यूज किसका किया जाता है, वेव फंक्शन का किया जाता है। अच्छा, कभी कभी बुक में दिया होगा वेव फंक्शन का स्क्वायर दिया होगा। क्या दिया होगा, वेव फंक्शन का स्क्वायर। और जो वेव फंक्शन का स्क्वायर जो होता है, वेव फंक्शन का जो वर्ग होता है वो क्या है, ऑर्बिटल की जानकारी देता है। किसकी जानकारी देता है, ऑर्बिटल की जानकारी देता है, ठीक है। तो जो ऑर्बिटल की जानकारी देगा वो क्या है, वेव फंक्शन का स्क्वायर, ठीक है ना। और जो इलेक्ट्रॉन्स की जानकारी देगा वो क्या है, हमारा वेव फंक्शन। ऑपरेटर क्या होता है, ऑपरेटर एक ऐसा मैथमेटिकली वैल्यू होता है जो जिसका स्वयं में कोई मान नहीं होता है, लेकिन उसके साथ कोई चीज जुड़ने पर उसका क्या होता है, उसके मान को परिवर्तित कर देता है। इस प्रकार की जो मैथमेटिकल वैल्यू होती है उनको हम ऑपरेटर कहते हैं। एग्जांपल हम अंडर रूट लगा सकते हैं। यदि कहीं पे अंडर रूट होगा तो उसका कोई भी मान नहीं होगा, लेकिन अंडर रूट के नीचे जो चीजें होगी वो उसके मान को परिवर्तित कर देगा, ठीक है ना। तो ये थी हमारी श्रोडिंगर तरंग समीकरण या श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, ठीक है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। और इसके बाद हमारा टॉपिक रहेगा, हमारा लेक्चर रहेगा क्वांटम नंबर्स।